हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। देखना, आज मैं आपकी जो क्लासेस लाया हूँ हिस्ट्री वाली है। जो हमारी हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि काफी हद तक आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलो, इसी सिलसिले में हमने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में, उस सिलसिले को जारी करते हैं। दोस्तों, सभी लोग भाई मेहनत करिए। एनटीपीसी का पेपर शायद लग रहा है मुझे कि टाइम पर हो भी सकता है, और दिल्ली पुलिस का तो है ही कंफर्म, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जेल वार्डन वाला भी आपका कंफर्म है, उसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। इधर आपका एसएससी वाला भी 2020 वाला आपके लिए नोटिफिकेशन आने वाला है, शायद आ भी गया है। तो वो सारी चीजें जो है एग्जाम की कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो सही से पढ़ो। तो देखना, टॉपिक क्या था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लासेस में हमारा जो चल रहा था वो था गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब देखना, गुप्ता पीरियड जो था दोस्तों, इस गुप्ता पीरियड के अंदर मैं आपके लिए क्या पढ़ा चुका हूं अब तक, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गुप्ता पीरियड के अंदर हमने सबसे पहले इसका संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था, उसकी बात की थी। एक पॉइंट में हमने घटोत्कच की भी बात कर ली थी कि घटोत्कच को कुछ राजा शासक मानते हैं, कुछ नहीं। इसके अलावा हमने चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हमने जो बात की थी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद जो बात की थी हमने चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं गुप्ता पीरियड के अंदर। और ये टाइम पीरियड जो हमने पढ़ा है वो 412 ईस्वी तक का हमने पढ़ा है। कहां तक पढ़ा है? 412। 380 से शुरू होता है, 412 तक हम यहां पर पहुंच चुके हैं। अब इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाएं। देखोगे, अभी हम यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कुमारगुप्त को। कुमार गुप्ता, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। गुप्ता पीरियड के शासक जितने हैं सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, और गुप्ता के अंदर शासकों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ की जो कला एवं संस्कृति है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके भी हम जो भी क्लासेस हैं वो भी कराऊंगा। पहले इसको आज हम फिनिश कर लेते हैं शासकों को। तो देखो, कुमारगुप्त के बारे में दोस्तों बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड रहेगा 412 से लेकर 455 ईस्वी तक। कहीं कहीं 454 भी आपको मिलेगा, तो ये भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन में कोई एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। तो 412 से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त का टाइम पीरियड रहेगा। कुमारगुप्त जो था ये पुत्र था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है हिस्ट्री में। अब देखो, कुमारगुप्त की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुमारगुप्त एक ऐसा शासक रहा है जिसके गुप्त साम्राज्य में, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर सबसे ज्यादा अभिलेख अगर किसी के थे तो वो किसके थे? कुमारगुप्त के थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुमारगुप्ता। सबसे ज्यादा अभिलेख अगर किसी ने बनवाए थे तो किसने बनवाए थे? कुमारगुप्त ने। लगभग इसके अभिलेखों की संख्या कितनी बताई जाती है? 14। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉइंट ये याद रख लो इसमें कि यहां पर मैं लिख देता हूं मोस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन was constructed by कुमारगुप्ता। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितने जितने मैं पॉइंट आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं। तो हिंदी में इसको क्या लिखोगे? हिंदी में क्या लिखना? इन गुप्ता पीरियड। आगे इसमें लिख देना इन गुप्ता पीरियड। अब हिंदी में इसमें क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के थे। लगभग इनकी संख्या कितनी बताई मैंने? 14। इसमें कुछ इसके हम इंस्क्रिप्शंस की बात भी कर लेते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे, एक एक करके सारे इंस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं जो लिखूंगा वो लिखूंगा मानसेन, या तुमेन लिख देते हैं पहले, तुमेन, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे इसको तुमेन। दूसरा इंस्क्रिप्शन लिखोगे मानकुंवर, ठीक है, मानकुंवर। नेक्स्ट लिखोगे दोस्तों करमदंडा,
करम, सब लिखोगे भाई, करम दंडा, करम दंडा। नेक्स्ट लिखोगे विल्सन, विल्सन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है, विल्सन, ठीक है। और एक लिखोगे इसमें एक अभिलेख जो है वो लिखोगे आप, उसका भी नाम लिखो इसमें, और उस अभिलेख का नाम है मंदसौर, ठीक है। क्या नाम है? मंदसौर, ठीक है। हिंदी में इससे लिखोगे इसको मंदसौर। ये अभिलेख किसके हैं? कुमारगुप्त के हैं। इंपॉर्टेंट अभिलेखों में बताएं, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका मंदसौर वाला है। इन कुमारगुप्तों के अभिलेख में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभिलेख है मंदसौर का है, ठीक है। इस अभिलेख का जो कंस्ट्रक्शन कराया था, देखो एक्चुअल में बनवाई किसने है? कुमारगुप्त के टाइम पीरियड पर बने हैं तो कुमारगुप्त के अभिलेख कहे जाएंगे, लेकिन कुमारगुप्त में भी जिसके थ्रू इसका कंस्ट्रक्शन कराया था उसका नाम था वत्स भट्टी। क्या नाम था? वत्स भट्टी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वत्स भट्टी जो था ये कौन था? बौद्ध भिक्षु था। कौन था? बौद्ध भिक्षु जिसको बोलते हैं, ये था बौद्ध भिक्षु था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मंदसौर वाला अभिलेख है ये किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? कुमारगुप्त के टाइम पर। तो इसको कराया था बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था वत्स भट्टी। तो एक तो ये आपके लिए याद रखनी है, ये भट्टी कर लेना यहां पर, वत्स भट्टी। एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि कुमारगुप्त के सबसे ज्यादा अभिलेख थे, उनमें कुछ के नाम मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट नाम। इन इंपॉर्टेंट नामों को याद रखना, तुमेन, मानकुंवर, करमदंडा, बिल्सर और मंदसौर किसके हैं? कुमारगुप्त के। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जितने भी गुप्त साम्राज्य के शासक थे, चाहे वो चंद्रगुप्त प्रथम हो, चंद्रगुप्त सेकंड हो, समुद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, या फिर आपके लिए भानुगुप्त हो, नरसिंह हो, कोई भी हो, जितने भी श्रीगुप्त हो, जितने भी रहे हैं यहां पर गुप्ता पीरियड के शासक, उन सबका जो रॉयल एम्बलम था, उन सबका जो रॉयल एम्बलम था वो था गरुड़। क्या नाम था? गरुड़। लेकिन कुमारगुप्त एक ऐसा शासक है जिसने अपना रॉयल एम्बलम जो बनाया था वो क्या बनाया था? पीकॉक बनाया था। क्या बनाया था? पीकॉक बनाया था, ठीक है। तो एक तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। पीकॉक को इसने अपना रॉयल एम्बलम बनाया था, ठीक है। ये बात याद रखोगे तो इसमें नोट करोगे, सभी लोग मैं बोल रहा हूं। कुमारगुप्त का रॉयल एम्बलम मोर था, जबकि अन्य सभी गुप्त वंश के शासकों का रॉयल एम्बलम गरुड़ था। क्या था? गरुड़ था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। एक पॉइंट और याद रखोगे इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है कि कुमारगुप्त जो उपासक था, उपासक बोलते हैं किसकी पूजा करता था? कुमारगुप्त जो पूजा करता था वो शिव की पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? शिव की पूजा करता था। लेकिन इसके अलावा और जो रहे हैं गुप्ता शासक, वो ज्यादातर में जो उपासक थे वो किसके थे? विष्णु के उपासक थे। किसके थे? विष्णु के। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विष्णु का उपासक था, चंद्रगुप्त प्रथम विष्णु का उपासक था, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त को तो बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है, ठीक है। संगीत प्रेमी था, विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। तो यहां पर पॉइंट आपको नोट करना है कुमारगुप्त के अंदर कि कुमारगुप्त शिव का उपासक था, जबकि अन्य गुप्त शासक के राजा विष्णु के उपासक थे। किसके थे? विष्णु के उपासक थे। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये याद कर लेने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं पॉइंट यहां पर बता देता हूं कि कुमारगुप्त एक शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नोट कर लो भाई इस पॉइंट को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? बिहार के अंदर है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो
फाउंडर था, जो स्थापना कराई थी, वो किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने कराई थी। तो लिख सकते हो यहां पर कुमारगुप्त फाउंडर ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय। जबकि इस नालंदा विश्वविद्यालय का जो हेड था, हेड ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसका हेड कौन था नालंदा विश्वविद्यालय का? उसका नाम भी लिख लोगे शीलभद्र। क्या नाम था? शीलभद्र। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं मैं शीलभद्र। ठीक है, तो शीलभद्र कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का हेड था। काफी इंपॉर्टेंट है। जब इसने ये विश्वविद्यालय बनवाया और शीलभद्र को इसने इसका हेड बनाया नालंदा विश्वविद्यालय को, तो कुमारगुप्त ने इसको बनवाने के बाद एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम था महेंद्रादित्य। क्या नाम था? महेंद्रदित्य। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे कि कुमारगुप्त ने महेंद्रदित्य की उपाधि धारण की थी। तो मेरे ख्याल से कुमारगुप्त से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, मैंने आपको एक एक करके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। सारे पॉइंटों को आप नोट कर लोगे और कुमारगुप्त का यहाँ पर चैप्टर क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। कुमारगुप्त फिनिश हुआ, जितने पॉइंट मैंने बताए थे। अब देखो कुमारगुप्त के बाद जो शासक आएगा दोस्तों, उस शासक का नाम होगा स्कंदगुप्त। क्या नाम होगा? स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसका टाइम पीरियड जानेंगे। तो यहां पर सभी लोग हेडिंग डालोगे स्कंदगुप्त। ठीक है, टाइम पीरियड डालोगे इसका 455 से 467। ठीक है, 455 से 467 स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड रहेगा। देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट इसमें बात जानने वाली क्या है, जो स्कंदगुप्त नाम है इसका मीन्स क्या होता है? स्कंदगुप्त का, स्कंद का मतलब क्या होता है? स्कंद का मीन्स होता है दोस्तों कार्तिकेय। क्या नाम होता है? कार्तिकेय। ठीक है, अब देखो कार्तिकेय नाम आया तो इसका मीन्स आप ये कार्तिकेय से क्या मतलब है? कार्तिकेय एक्चुअल में क्या है? जैसे कि अगर बात की जाए तो ये स्कंदगुप्त भी जो था ये शिव का ही उपासक था। ठीक है, जो शिव थे उनका ही उपासक था। तो यहाँ पर दो राजाओं के नाम याद रखोगे शिव के उपासक में, बाकी सब विष्णु के उपासक थे, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो ये शिव का उपासक था और शिव के जो बेटा थे उनका शिव के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? कार्तिकेय। क्या नाम था? कार्तिकेय। तो यहां पर स्कंद का मतलब क्या होता है? कार्तिकेय होता है। मतलब ये कहां से लिया गया है? शिव के पुत्र थे, वहां से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो एक ये वाली बात आपको समझने वाली है कि इसका मीन्स क्या होता है, ये रिलेटेड टू किससे था? स्कंदगुप्त। दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है कि इसके दो इंस्क्रिप्शंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। दो अभिलेख हैं इसके जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक अभिलेख का नाम है दोस्तों भीतरी अभिलेख, भीतरी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे भीतरी अभिलेख। दूसरे का नाम है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो दो अभिलेख आपको इसके याद रखने हैं। एक का नाम क्या है? भीतरी अभिलेख और एक का नाम क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी अभिलेख की अगर बात करें दोस्तों तो ये है कहां पर? ये बिहार में है। जबकि जूनागढ़ अभिलेख की बात करोगे दोस्तों तो जूनागढ़ अभिलेख सभी जानते हुए जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। तो गुजरात। ठीक है, तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि इनकी जगह कौन कौन सी है। भीतरी अभिलेख कहां पर है? बिहार में है। जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है? गुजरात में है। अब देखो एक्चुअल में जूनागढ़ अभिलेख की अगर मैं यहां पर आपसे चर्चा करूं तो जूनागढ़ अभिलेख एक्चुअल में किसने बनवाया था? तो ये एक शख्स शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। ठीक है, ये रुद्रदामन ने बनवाया था। ये था कौन सा शासक? शक शासक था। ये शक रूलर था। शक रूलर। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। शक रूलर रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख को बनाया था। इस जूनागढ़ अभिलेख में देखो यहां पर इसका नाम कैसे आ रहा है स्कंदगुप्त का, वो बात बता रहा हूं। इस जूनागढ़ अभिलेख में अपना एक आर्टिकल लिखवाया था किसने? अपना एक आर्टिकल लिखवाया था किसने? स्कंदगुप्त ने। इस जूनागढ़ अभिलेख में अपना एक आर्टिकल लिखवाया था, अपनी कुछ चीजें लिखवाई थी किसने? स्कंदगुप्त ने। इसीलिए जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड हो जाता है? स्कंदगुप्त से।
तो इसका मतलब स्कंदगुप्त के कितने अभिलेख हो गए? एक तो भीतरी अभिलेख जो इसने बनवाया था, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख भी इससे रिलेट हो जाता है, तो इसके 2 अभिलेख गिने जाएंगे। लेकिन आपसे ये पूछा जाए पेपर के अंदर कि बताइए जूनागढ़ अभिलेख को किसने बनवाया था, तो आंसर होगा रुद्रदामन। और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि स्कंदगुप्त के कितने अभिलेख हैं, तो आंसर होगा जूनागढ़ और भीतरी अभिलेख, 2 अभिलेख इसके हैं। ठीक है, इसने इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कराया है, इसको बनवाया नहीं है, सिर्फ इसका एक आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है, इसलिए रिलेट किससे हो जाता है? स्कंदगुप्त से। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर दोस्तों याद रखनी है कि ये जूनागढ़ अभिलेख है, ये पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो आपको बोला है, ठीक है, कि जूनागढ़ जो अभिलेख है ये पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा है। लिख लेना भाई, पहला अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पेपर में आता है कि बताइए कौन सा अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है, तो आंसर आपको देना है, बस आंख नीच के टिक कर देना, जूनागढ़ अभिलेख। कहां पर है? गुजरात के अंदर है जूनागढ़ अभिलेख, उसी में। अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या दी गई है, जैसे आपके लिए जूनागढ़ अभिलेख है और भीतरी अभिलेख है, ये 2 अभिलेख हैं। इन दोनों अभिलेखों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, इनके अंदर बताया गया है हुणों के बारे में। आपने अगर हूण जानते हो, ये मध्य एशिया में रहते थे और हूण जो थे अपने टाइम के विश्व में सबसे ज्यादा खतरनाक आक्रमणकारी थे। इतने खतरनाक आक्रमणकारी थे, इतने खतरनाक आक्रमणकारी थे कि जो चीन का शासक था इनके टाइम पर, उसने इनके भय से चाइना के अंदर एक इतनी लंबी और इतनी ऊंची दीवार बना दी कि वो दुनिया की सबसे लंबी दीवार बन गई। क्योंकि चांद पर देखो ये लोग जाते तो वहां से अगर पूछा जाता है तो आपको क्या दिख रहा है, तो वॉल दिख रही है चाइना की दीवार नजर आती है उनको। तो वो किसके भय से बनी थी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चाइना की दीवार बनाने का क्या कारण था, तो चाइना की दीवार को बनाने का कारण था हूणों के आक्रमण से बचना। किसके आक्रमण से बचना? हूण के आक्रमण से बचना। ये चंगेज खान फंगेज खान ये हूणी थे, ये तो बहुत बाद में आए, ये तो बहुत बाद के शासक हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत खतरनाक शासक रहे हूणों के। तो देखो ये चाइना की दीवार बनी और चाइना की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, उसकी लंबाई है 21,196 किलोमीटर, 21,196, 21,196 किलोमीटर की लंबी दीवार है। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि 21,000 कितना ज्यादा होता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.88 मीटर। इसका हाईएस्ट पीक है आपका 14 मीटर। 14 मीटर का समझना बहुत होता है, ठीक है। 7.88 मीटर और हाइट इसकी कितनी है, अधिकतम बिंदु की ऊंचाई कितनी है? 14 मीटर है। वही पहाड़ी एरियाज में तो काफी ऊंची वॉल लगेगी आपके लिए। ऐसा नहीं है हमारा समतल एरिया इस पर बनी हुई हो, वहां चाइना में काफी ज्यादा हिल्स वाले एरिया है, तो हिल्स वाले बहुत सारे एरिया में इसको बनाया गया है हूणों के आक्रमण से बचने के लिए। तो आप यहां पर एक नोट पॉइंट करोगे कि हूणों एक तो पॉइंट ये लिखोगे, हूण जो थे विदेशी आक्रमणकारी थे। हूण वॉज द फॉरेन इन्वेडर, हिंदी इंग्लिश में लिखोगे हूण वॉज द फॉरेन इन्वेडर। हूण विदेशी आक्रमणकारी थे। लिखोगे इन दोनों अभिलेखों में, कौन कौन से में? भीतरी और जूनागढ़। इन दोनों अभिलेखों में हूणों के आक्रमण की चर्चा की गई है, हूणों के आक्रमण की चर्चा की गई है। तो पॉइंट नोट कर लो भाई। इन बोथ इंस्क्रिप्शन मेंशन अबाउट इन्वेशन ऑफ हूण, लिख लोगे, ठीक है। इन दोनों अभिलेखों में हूणों के आक्रमण की चर्चा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या थी? जिन हूणों से पूरी दुनिया डरती थी, जिन हूणों की वजह से चाइना ने इतनी लंबी दीवार बना डाली हूणों के आक्रमण से बचने के लिए, यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और इसका क्वेश्चन जब भी आता है सब आसान होता है, सब कर भी दोगे। और आंसर क्वेश्चन क्या है कि बताइए हूणों को किसने हराया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट कर लो स्टूडेंट, नोट पॉइंट डाल के लिख दो, ये पेपर में 100% आएगा। हूणों को हराने वाला शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। तो यहां पर आप लिखोगे हूणों को स्कंदगुप्त ने
स्कंदगुप्त ने हराया था। लिख दो भाई, देखो स्कंदगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर हु डिफीटेड हून, ठीक है, हु डिफीटेड हून, जिसने किसको हराया था, हुनों को हराया था। तो स्कंदगुप्त काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर आपके लिए। समझ में आ रही है ना पूरी अभिलेखों से रिलेटेड कहानी भाई? ना आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखना भाई। हुनों को हराने वाला शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। जब स्कंदगुप्त ने इनको हरा दिया तो इनको हराने के बाद इसने उपाधि ली थी और इस उपाधि का नाम क्या था दोस्तों? विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य, या दूसरा नाम इसको क्या बोल सकते हो? शक्रादित्य, ठीक है ना, शक्रादित्य, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसने स्कंदगुप्त टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य शक्रादित्य, कि उसने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य शक्रादित्य। अब कंफ्यूजन क्या हो गया यहाँ पर कि एक तो विक्रमादित्य किसके साथ लगा हुआ है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ लगा हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड के साथ लगा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चंस पेपर में आएगा तो अब होगा क्या? आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शंस क्या क्या देगा आपके लिए? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। अब आपने नहीं पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है हमेशा से? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब आप हो गए कंफ्यूज और उसने ऑप्शन भी उसने चारों डाल दिए, नन ऑफ दीज है नहीं उसके अंदर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है नन ऑफ दीज। अब आपको क्या लगेगा कि इसने मिसप्रिंट कर दिया है, चंद्रगुप्त प्रथम मतलब होना चाहिए था यहां पर चंद्रगुप्त सेकंड और चंद्रगुप्त प्रथम कर दिया है, तो आपको लगेगा इसकी गलती है और आप चंद्रगुप्त प्रथम को ही टिक कराओगे। मतलब वहां पर एक डंडा कम है, आपको लगा होगा कि डंडा मिसप्रिंट हो गया है, उस डंडा की वजह से ना आपका क्या हो जाएगा, एक डंडा कट जाएगा, मतलब एक नंबर कट जाएगा। तो यहां पर एक गलती नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखना। दो शासकों में से किसी एक का नाम है स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में से, तो दोनों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। सिर्फ शक्रादित्य पूछेगा तब आपको स्कंदगुप्त लगाना है। अगर विक्रमादित्य पूछे तो इन दोनों में से सर्च करना है कौन सा ऑप्शन दिया है, चंद्रगुप्त सेकंड दिया है या फिर स्कंदगुप्त दिया है, दोनों में से जो ऑप्शन होगा आप टिक करके आओगे। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कहानी, मैंने जो आपके लिए यहां पर कहानी बताई है। क्लियर हो रही है भाई यहां तक की कहानी? समझ में आ गई कहानी? चलो इससे आगे कहानी बढ़ाते हैं, इसको फटाफट से आप लोग सब नोट कर लो, आगे कहानी बढ़ाते हैं। चलो रफ करो। अब देखो भाई यहां पर जितनी कहानी लिखी हुई है, इस कहानी में एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है इस कहानी के अंदर? यहां पर लिखा हुआ है जूनागढ़, और जब भी हम जूनागढ़ की बात करेंगे दोस्तों, तो जूनागढ़ की बात करते ही आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए जो मैं अभी आपके लिए बता के आया था, पिछली क्लासेस में मैंने बताया था और शुरुआत से इसके बारे में बताता रहा हूं। तो हम जूनागढ़ की जब भी बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे? हमेशा किसकी बात करेंगे? सुदर्शन झील की। किसकी बात करेंगे? सुदर्शन की। ये 4 राजाओं से रिलेटेड रही है। अब मैंने पहले भी बोला था कि आगे चल के मैं इसको पूरी तरीके से बताऊंगा आपको। सुदर्शन झील जो थी वो 4 राजाओं से रिलेटेड रही है। सुदर्शन झील का जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया है? जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं आपके लिए सुदर्शन झील, ठीक है। अब देखो ये सुदर्शन जो झील है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसका निर्माण किसने कराया था। तो सुदर्शन झील सबसे पहले बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जो इससे रिलेटेड था, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो रिपेयरिंग कराई थी एक बार अशोक ने कराई थी। किसने कराई थी? अशोक ने कराई। क्लियर? 2 बात। तीसरी बात, ये इसका बांध टूटा, फिर दोबारा से इसमें डैमेज हुई ये झील, फिर दोबारा से इसका कंस्ट्रक्शन कराया, फिर इसकी मरम्मत कराई, और वो किसने कराई? रुद्रदामन ने कराई। रुद्रदामन। क्लियर? 3 हो गए। चौथी बार, फिर दोबारा से इसका बांध टूटा, फिर इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया, और चौथी बार में किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। किसने कराया? स्कंदगुप्त। तो ये कहानी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील से, अब देखो ऑप्शन क्या दे सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक सुदर्शन झील से संबंधित नहीं है। अब आपके लिए ऑप्शन उसने बना दिए। एक पहला ऑप्शन रख दिया आपके लिए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा रख दिया अशोक, तीसरा रख दिया रुद्रदामन, और चौथा रख दिया कुमारगुप्त। तो आंसर यहां पर ऑब्वियसली क्या दोगे आप? कुमारगुप्त दोगे, क्योंकि कुमारगुप्त इससे रिलेटेड नहीं है। इसका रिकंस्ट्रक्शन किसने कराया? स्कंदगुप्त ने कराया है। अब देखो इनका जो रिकंस्ट्रक्शन कराया है तो वहां पर ये देखोगे
किस किस एरिया में है? ये आपका जूनागढ़ के अंदर है। जूनागढ़ जगह है कहां पर? गुजरात में। जूनागढ़ में ही क्या बनी हुई है? सुदर्शन झील बनी हुई है। तो उस टाइम पर जूनागढ़ का गवर्नर कौन था? भाई शासक का भी गवर्नर होता है ना, एरिया में डिवाइड कर देते हैं कि आप इस वाले क्षेत्र को संभालोगे, आप इस वाले को। तो इनका गवर्नर कौन था उस जगह पर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं एक पूरी लिस्ट बनाता हूं यहां पर आपके लिए, वो आप नोट करोगे सभी। तो हेडिंग डाल लोगे आप सभी स्टूडेंट, सुदर्शन झील। देखो मैं इधर डिटेल्स में पढ़ा रहा हूं, भले ही आपको हो सकता है कि पढ़ने में वैसे इंटरेस्ट ना आ रहा हो कि मैं जो कराता हूं, क्योंकि मुझे वीडियो बहुत छोटी करनी पड़ती है, बड़ा डेटा लगता है इसमें, लेकिन मैं गारंटी से इस बात की कह सकता हूं कि आपका छूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग हेडिंग डालोगे सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक। ठीक, अब देखोगे सुदर्शन लेक बनवाई किसने थी, वो सबसे पहले लिखूंगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे चंद्रगुप्ता। और यहां चंद्रगुप्त का जो गवर्नर था उस टाइम पर, गवर्नर वो कौन था, किसने, मतलब चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में किस गवर्नर ने इसको बनवाया था? तो उसका नाम लिखोगे पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, पहला नाम तो वही लिखो कि चंद्रगुप्त मौर्य, यहां जरूर लिख देना दोस्तों, क्योंकि चंद्रगुप्त कई सारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था, इसको बनवाया था, लेकिन उस टाइम पर जो गवर्नर था जूनागढ़ का, वो किसके देखभाल में हुआ था? इसकी देखभाल में, पुष्यगुप्त वैश्य है। दूसरा नाम लिखो यहां पर अशोक राजा बना। और अशोक के टाइम पर सुदर्शन झील फिर से डैमेज हुई, और उस टाइम पर जब डैमेज हुई तो इसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था दोस्तों? तो शास्य ने कराया था। तो यहां पर लिखोगे तो शास्य, लिख देता हूं मैं हिंदी में, तो शास्य। फिर क्या हुई, एक और बार यहां पर डैमेज हुई, और इस बार रुद्रदामन। देखो यहां से एक पॉइंट आपके लिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है, रुद्रदामन। ठीक है, पहले यहां गवर्नर का नाम लिख देता हूं, उसका नाम था सुविशाख। ठीक है, ये गवर्नर का नाम था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रुद्रदामन जो था, ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने खर्चे से सुदर्शन झील को रिकंस्ट्रक्ट कराया था। अपने खर्चे से, अपने निजी खर्चे से इसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। जबकि जितने भी शासक थे, चाहे वो उसने इसकी निर्माण कराया हो, चाहे रिकंस्ट्रक्शन कराया हो, इन्होंने सरकारी खजाने से कराया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, रुद्रदामन की ये बात काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई थी। आपसे पेपर में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक ऐसा रहा है जिसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण अपने निजी खर्चे से कराया था? तो आंसर आप क्या दोगे? रुद्रदामन दोगे। लास्ट शासक का नाम क्या लिखोगे यहां पर? स्कंदगुप्त। और इसका जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? पर्णदत्त। ठीक है, हिंदी में लिखोगे पर्णदत्त। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से ये कहानी काफी इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील से 4 राजा रिलेटेड है, और उस टाइम पर जो गवर्नर थे जूनागढ़ के वो कौन कौन थे, तो आप चारों के नाम लिख लोगे। मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी आपको समझ आई। इसे रफ करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, फटाफट से लिखोगे गुप्त वंश का अंतिम शासक नरसिंह बाल द्वितीय था। कौन था? नरसिंह बाल द्वितीय। लिखोगे भाई फटाफट से, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो गुप्त वंश में जो लास्ट रूलर रहा है, अंतिम शासक गुप्त वंश का, लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो यहां पर आप जो नाम लिखोगे दोस्तों, उसका नाम क्या होगा? नरसिंह बाल द्वितीय। हिंदी में लिखोगे नरसिंह बाल द्वितीय। ये कौन था? अंतिम शासक था गुप्त वंश का। एक और शासक का नाम हमको याद रखना है, जिसका नाम था भानुगुप्त। क्या नाम था? भानुगुप्त। इस भानुगुप्त ने दोस्तों एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, एक अभिलेख था इसका, और इस अभिलेख का नाम है एरन। क्या नाम है?
एरन, और ये है कहां पर, एमपी में है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर एक पॉइंट लिखोगे, भानुगुप्त कंस्ट्रक्टेड एरन इंस्क्रिप्शंस इन एमपी। लिखोगे भानुगुप्त ने एरन अभिलेख का निर्माण मध्य प्रदेश में कराया था, मध्य प्रदेश में कराया था। अब देखो ये एरन अभिलेख जो है, मैंने क्यों स्पेशली इसको पढ़ाया है, क्योंकि जितनी भी गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है आपको, जितनी भी गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और ऐसी जानकारी जो आर्कियोलॉजिकल हो, मतलब जो किसी अभिलेख पर लिखी हुई हो, वो एकमात्र ऐसा अभिलेख है एरन जिसमें ये जानकारी दी गई है। बाकी आपके लिए जितने भी स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। सॉरी, गुप्त वंश के अंदर की बात नहीं है, सती प्रथा। क्या है, सती प्रथा। तो यहां पर सती प्रथा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सती प्रथा का जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज है, सती प्रथा का जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज है, वो एकमात्र किससे मिलता है आपके लिए, एरन अभिलेख से मिलता है। बाकी सती प्रथा की जितने भी स्रोत हैं वो कैसे हैं, साहित्यिक हैं। कैसे हैं, लिटरेचर वाले हैं, साहित्यिक रिसोर्सेज हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा आर्कियोलॉजिक रिसोर्सेज जो आपका इंस्क्रिप्शंस के रूप में मिला है, वो कहां से मिल रहा है, एरन अभिलेख से मिला है। तो पॉइंट नोट करोगे, एरन अभिलेख सती प्रथा का एकमात्र ऐसा अभिलेख है, एरन अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिससे सती प्रथा की जानकारी मिलती है। जबकि सती प्रथा की और जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। ठीक है, तो एरन एकमात्र आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज है। बाकी सती प्रथा के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कैसे आपके लिटरेचर वाले हैं, साहित्यिक वाले हैं। तो आपके लिए आज का जो क्लास थी दोस्तों, वो गुप्त वंश के जितने भी शासक थे उनको मैंने क्लियर कर लिया। अब देखो, मैंने एक बात बोली थी आपको शुरू में कि गुप्त वंश के शासक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। गुप्त वंश के आर्ट एंड कल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हो तो उसका आर्ट एंड कल्चर पेपर में पूछा जाता है। तो हम अब यहां से जो क्लासेस शुरू करेंगे वो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस शुरू करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, आर्ट एंड कल्चर। तो अभी ये सारी चीजों का क्या था, बेस था, ये भी जरूरी है, पेपर में क्वेश्चन यहां से भी आता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। भाई कमेंट जरूर किया करो और जरूर बताया करो, और वीडियो को प्लीज पूरा देखो, कहानी बनेगी नहीं जिस तरीके से आप देख रहे हो। चलो दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।